काफ़ी वो वायरल हुआ था सीन, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सी भुवन की अपनी एक ऑडियंस है, भुवन की अपना एक अलग तरह का कंटेंट जो वो क्रिएट करते हैं, ही इज़ वेरी गुड इन दैट। जैसे आप लोगों को सावधान और सतर्क रखते हैं, कभी आपके साथ रियल लाइफ में घटना घटी है? क्राइम इज़ नॉट योर सॉल्यूशन। आप किसी को ज़िंदगी से एलिमिनेट करके आप अपना रास्ता नहीं बना सकते। अच्छा, आपने भी सीरियल और मूवीज वेब सीरीज किया, तो इन तीनों में आपको कुछ ऐसा डिफरेंस लगा एक्टिंग में, लाइक कुछ एक्साइटिंग, लाइक रियली डिफरेंट? फ़र्क होता है टेक्निकैलिटीज़ का। डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड। आई एम अ ट्रांसपेरेंट मैन। आई एम एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात करता हूँ। एनी फेवरेट डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विद? एक तो डेफिनेटली इम्तियाज़ अली, जो मुझे लगता है, और दूसरे होंगे शुजीत सरकार। व्हाट इज योर एक्टिंग प्रोसेस? सो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि हम स्क्रिप्ट को जितना वक्त दे सकते हैं उतना दें। हेलो, वेलकम टू अल्फा टॉक शो। मैं हूं आपकी होस्ट मुस्कान जैन, और आज हमारे साथ है मिस्टर अनूप सोनी सर। ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। आपने इनको बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा होगा, भले कॉमिक, नेगेटिव, एंड आपने सबसे ज़्यादा उसको होस्ट में देखा होगा, जो सबसे बेस्ट है, दैट इज क्राइम पेट्रोल। और आज हम इनकी एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, इनके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यस। अच्छा, मुझे आपको एक क्वेश्चंस पूछने थे आपकी एक्टिंग के रिलेटेड। तो आपने अपनी एक्टिंग का एक्सपीरियंस कब स्टार्ट किया और कैसे? सी प्रोफेशनली तो बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन जहाँ तक ऐसे होता है ना कि शौक होता है आपको, आप फिल्में देखने जाते हैं। हम सब ने फिल्में देखते थे जब हम छोटे थे, तो लेकिन कई बार क्या होता है कि वो फिल्म देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार, ये जो लोग एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या आर्ट है ये, कि ये लोग खुश होते हैं तो हमें खुशी होती है, ये रोते हैं तो हमें भी थोड़ा सा इमोशंस रोना आता है। सो इनके इमोशन से हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और ये इमोशंस ये क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत, व्हेन आई वाज लाइक 13-14, तब थोड़ा सा एक इस क्राफ्ट को लेकर एक फैसिनेशन शुरू हुआ कि ये है क्या चीज़, एक्टिंग। बट ऑब्वियसली उस वक्त आपको नहीं पता होता कि इसको प्रोफेशन कैसे बनाना है। एग्जैक्टली। पर हम हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, हमारा मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। तो मुझे लगा कि यार कैसे जाया जाए, तो मैं तो अपनी पढ़ाई नॉर्मली कर रहा था। जी। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन जब करा था, मैं थिएटर शुरू कर दिया था जयपुर ओके। शहर में रहते हुए। तो वहाँ से फिर किसी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बताया, वहाँ अप्लाई किया, वहाँ एडमिशन मिल गया पहले अटेम्प्ट में ही। बस फिर उसके बाद एक एक रास्ता नज़र आ गया धीरे धीरे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था थिएटर में? आपको ऐसा कौन कौन ऐसे लोग थे जो आपको बहुत इंस्पायर किए? सी उस वक्त तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी मेरे। ओके। हम लोग जयपुर में रहते थे, तो जयपुर में मैं जहाँ रविंद्र मंच में, वहाँ के जो लोकल डायरेक्टर्स थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, वहाँ एमेच्योर थिएटर होता था। बॉम्बे जैसे नहीं था कि जो लोग नाटक की टिकट खरीद कर देखें। अब तो खैर दिल्ली, हर शहरों में लोग टिकट खरीद के नाटक देखते हैं। उस वक्त नाटक टिकट खरीद के नहीं देखते थे, लोग फ्री में देखते थे। ओके। तो एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स होते थे जिनको कहीं से कुछ एक फंडिंग मिलती थी, बेचारे किसी तरीके से नाटक करते थे। तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे मैं कोई बहुत ऑ में रहा, लेकिन ये काम करते करते डायरेक्टर्स के साथ सीखने को मिला, क्योंकि मैं ओके। बिल्कुल रॉ था। तो वहाँ काम करके ही समझ में आया कि ये क्राफ्ट क्या है, कैसे थिएटर में काम होता है। फिर आई थिंक जो मेजर एक चेंज हुआ वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद हुआ। ओके, जी। सो लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? पहला प्रोजेक्ट अगर मैं बॉम्बे में कहूँ, तो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट कुछ इनिशियल एपिसोड्स में था। शांति नाम का एक सीरियल आता था, बहुत ओके। पॉपुलर था। लेकिन जब मैंने शांति में एंट्री की थी, तब तक शांति ऑलरेडी बहुत हिट हो चुका था, बहुत बड़ा शो था वो, तब तक ऑलरेडी बन ओके। चुका था बड़ा। तो मैंने कुछ एक आध साल उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद जो मेजर चेंज हुआ, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा एक्टिंग असाइनमेंट्स के साथ, वो था सी हॉक्स। ओके। सी हॉक्स, अनुभव सिन्हा एक डायरेक्टर हैं जिनकी आपने फिल्में देखी होंगी, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। रावण उन्होंने बनाई थी, 10 जी। उन्होंने बनाई थी, मुल्क बनाई थी, आर्टिकल 15। उनका एक शो था जिसमें ओमपुरी साहब थे, मैं, माधवन और सिमोन सिंह, हाँ, मनोज पाहवा। ओके। ये शो करने के बाद जो है, थोड़ा फिर मुझे एकदम से ग्राउंडिंग मिल गई, और बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर अलग अलग शोज़ में कास्ट किया। ओके, वेरी नाइस। आपने एक आर्ट सीरियल भी किया था जो जी, जी, बहुत जी। फेमस शो है। तो इसमें क्या है कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हॉरर सीन्स करने के टाइम पे कुछ ऐसा हॉरिफिक रियल सीन आपके साथ कभी हुआ नहीं है? है, कभी नहीं कभी नहीं हुआ हुआ। है? हमेशा वो क्योंकि इतने सारे लोग सेट पे होते हैं ना, चाहे आप रात ओके। को भी शूटिंग कर रहे हैं, देयर आर ऑलवेज 50 to 80 पीपल अराउंड यू।
तो आप ओके। कोई ऐसा हॉरर सीन शूट कभी भी कर ऐसा रहे हैं, ऐसा अकेले नहीं कहीं गए हुआ। आप वॉशरूम तो ऐसा कुछ आवाज नहीं कुछ भी नहीं नहीं, नहीं? ऐसा अभी मतलब ऐसा तो नहीं हुआ, अच्छी बात है लेकिन हुआ नहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस। ओके। सो आपने एक और एक प्रोजेक्ट किया था ढिंडोरा भुवन बाम के साथ, जो आपका वो काफी वो वायरल हुआ था सीन, जो जी मुझे भी जी बहुत जी अच्छा लगा। जी जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सी भुवन की अपनी एक ऑडियंस है, भुवन की अपना एक अलग तरह का कंटेंट जो वो क्रिएट करते हैं, ही इज़ वेरी गुड इन दैट। हाउ ही इज इन रियल? ही इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उससे खुद भुवन से भी कहता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव मेट। और बहुत अच्छा इंसान है, उतना ही क्रिएटिव भी है। तो मैंने जब ढिंडोरा उसके साथ किया तो बेसिकली वो जिस तरह का वो कॉमिक कंटेंट बनाते हैं, तो उनकी जो लाइनें थी मुझे पढ़ के लगता था, मैंने कहा यार भुवन ये कैसे, मतलब अजीब से नहीं लगी? कहता नहीं सर आप बोल दो, आप देखना ये वायरल हो जाएंगी लाइन्स। और वो एक्चुअली हुई भी। एक्चुअली हुई वो। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, जिस वो जो उसमें सही लाइन है ना, जिसका काम उसी को साजे, उसकी बात सुनो ठीक से। तो उसकी वो बात सुनना एक्चुअली ज़रूरी बहुत है। अच्छा तो था। आई एम हैप्पी दैट आई फॉलोड व्हाट भुवन वांटेड फ्रॉम मी इन दैट सीरीज। आपने कभी ऐसा सोचा कि आपको ऐसा और कॉमेडी में कुछ करना है? बिकॉज आप पे वो चीज़ उस वक्त जब मैंने देखा था ना, तो इट वाज वेरी गुड। तो आप ऐसा कभी सोचिए कि आपको और कॉमेडी में कुछ करना हो? मैं करना ज़रूर चाहूँगा अगर अच्छी स्क्रिप्ट होगी, लेकिन मैंने कॉमेडी में शोज़ किए हैं। सोनी का एक बहुत पॉपुलर शो है कॉमेडी सर्कस, उसके मैंने 2 सीजन्स किए हैं। लेकिन क्या होता है कि एक एक्टर की एक इमेज जो होती है, जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है ना, तो लोग उसको उससे रिलेट करते हैं। ओके। जबकि मैं मुझसे कोई कहता है, मैंने कहा यार मैंने कॉमेडी सर्कस जहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गज कॉमिक्स थे, एग्जैक्टली। ये कपिल शर्मा, कृष्णा, सुदेश लहरी, ये जितने भी लोग थे वहाँ पे थे। और इन लोगों के साथ मैंने 2 सीजन्स किए। लेकिन एक इमेज मेरी जो है वो है कि मैं सीरियस रोल करता हूँ उस तरह के, तो वो शायद, लेकिन कॉमेडी मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती है और बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मैं स्टेज प्लेस भी करता हूँ। तो मेरा एक कॉमेडी शो जो है वो अभी पिछले करीबन 1.5 पौने 2 साल से चल रहा है। हम 50 शोज़ कर चुके हैं उसके। अभी ओके। नेक्स्ट मंथ हमारे दिल्ली में शोज़ हैं उसके। तो वो आउट एंड आउट कॉमेडी प्ले है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझे कॉमेडी नहीं करनी है, मुझे सीरियस रोल ही करना है। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, आपका रोल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए कि आप कुछ उसमें अपनी ऑडियंस को कुछ करके दिखा पाएँ, तो लोगों को भी मज़ा आए। जी। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कॉमिक जॉनर में है या सीरियस जॉनर में है। आपको कभी लाइक ऐसा कुछ डिफरेंस लगा, जैसे आपने कभी कॉमेडी किया है, जैसे आपने क्राइम पेट्रोल में सीरियस किया है, हर एक चीज़ में गंगा जल जैसे वो है, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट आपको ऐसा क्या लगा कि इसमें बहुत मज़ा आया, इस कैरेक्टर में मुझे बहुत मज़ा आया, इस जॉनर में? सी एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हमें ना बांधना ही नहीं चाहिए अपने आप को। क्योंकि अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं, अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं, अगर आप एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें आप सीरियस रोल कर रहे हैं, आप हर कैरेक्टर की एक डिमांड होती है। जी। जैसे अगर जब मैं क्राइम पेट्रोल एंकर करना शुरू किया था, तो वो एंकर का काम है, लेकिन उसकी एक एंकर से उसकी एक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एंकर जो है वो एक म्यूज़िक रियलिटी शो एंकर कर रहा है या एक डांस रियलिटी शो एंकर कर रहा है, तो उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। यस। उसी तरीके से क्राइम पेट्रोल की एक रिक्वायरमेंट थी कि यार इसका एंकर बात करे तो उस पर विश्वास हो, भरोसा हो उसकी बात पे जब वो बात कर रहा है, क्योंकि वो एक बड़ी सीरियस बात करने जा रहा है। तो उस सीरियस बात का वज़न नहीं गिरना चाहिए। लोग उसको ऐसे कैजुअली नहीं ले सकते कि अरे यार ये क्या बोल रहा है यार ये। तो आपको एंकरिंग करते वक्त भी एक कैरेक्टर लेना पड़ता है। जी। मुझे तो लगता है कि अगर आप रियलिटी शोज़ में जो लोग जज करते हैं, जजेस का भी अपना एक कैरेक्टर होता है। यस। तो उस तरीके से एज एन एक्टर हम बांधते नहीं हैं। मज़ा आपको हर हर किरदार जॉनर में में। लेना चाहिए जो आपने हाँ किया है। अगर आपको स्क्रिप्ट पढ़ के मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप शायद वो स्क्रिप्ट करोगे ही नहीं। आप बोलोगे नहीं यार मुझे अच्छा नहीं एग्जैक्टली। लग रहा। लेकिन वंस यू हैव सेड येस टू दैट रोल और टू दैट स्क्रिप्ट, देन यू शुड गिव योर 100%। सो एक क्राइम पेट्रोल से रिलेटेड एक और था कि आपका एक डायलॉग है, सावधान रहे सतर्क रहे। तो आप जैसे आप लोगों को सावधान और सतर्क रखते हैं, कभी आपके साथ रियल लाइफ में घटना घटी है क्या कि आप उतना ही सावधान और सतर्क थे? ऐसा कोई मेजर कुछ नहीं हुआ। मतलब होने को तो देखो किसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली। कि वो मेरे साथ ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया हूँ और मेरे साथ कोई इस तरह की घटना नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, छोटे मोटे जैसे जब जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग की चीज़ें शुरू हुई थी, तो उसमें एक आध वेबसाइट थी जहाँ मैंने कुछ बाय किया, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। पेमेंट हो गया, ओके। तो मैंने फिर उसको मैंने देखा कि वो प्रोडक्ट जो है वो वेबसाइट दोबारा कहीं बेच रही थी। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सोशल मीडिया पे डाला और कहा कि भाई देखिए ये फ्रॉड साइट है, इसमें मत कुछ खरीदिए। हाँ। मैं पे कर चुका हूँ लेकिन प्रोडक्ट नहीं आया आज तक। तो यू नो वॉट एवर आई कुड डू
कि यार गलती हो चुकी है मुझसे तो मैं बाकी लोगों को अवेयर कर दूं। जी लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आता है बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग धीरे धीरे इवॉल्व हुई पिछले 10-15 सालों में, लेकिन देर आर क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जहाँ से लोग खरीदते हैं। मुझे लगता है आजकल तो लोग बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये है कि हाँ देख लें, क्रेडिबल प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करें। सो ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जितना कभी अलर्ट रह हाँ सकता हूँ रहूँ, जी और दूसरों को भी यही कहता हूँ कि भैया सोचो ज़रूर। सावधान रह या सतर्क रहे बिल्कुल वही कर सकते हो, अब आपके हाथ में वही है, जो आपके हाथ में आप उतना ही कर सकते हैं। आपका कोई फेवरेट एपिसोड था? क्राइम पेट्रोल में ऐसे तो यार एक्चुअली ना आई हैव डन मोर देन 2000 केसेस, तो 2000 में से बहुत सारे ऐसे थे जो इंटरेस्टिंग थे, लेकिन क्राइम पेट्रोल में जो एक मोटिव था उसको बनाने का, या उस शो का जो एक एक होता है ना, हर शो का एक बेसिक मकसद आप तय करते हो कि यार हम ये शो क्यों बना रहे हैं, उसकी एक की लाइन होती है। तो वो की लाइन हमारी ये थी कि यार कहानियाँ बताओ, डराना नहीं है लोगों को, सतर्क करना है। अलर्ट करना है। उनको डराना नहीं है कि भाई लोग डर के घर से ही ना निकलें, उनको ये बताना है कि देखो ये हमारे आसपास हो रहा है, और ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप गलती करके ही सीखें। कई बार किसी दूसरे की गलती से भी आप सीख ले लेते हैं कि नहीं यार पता है यहाँ पे गड्ढा है और आप गिर सकते हैं, आपने देखा एक आदमी को गिरते हुए, तो आप दोबारा गिर के तो कोशिश नहीं करेंगे चेक करने की। तो ऐसा एक एपिसोड था जिसके अंदर एक मुझे याद है कि अलग अलग केसेस होते थे, जैसे हम लोग फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते थे, या इमोशनल क्राइम ऑफ पैशन जिसको कहते हैं क्राइम की दुनिया में, कि भैया आपका इश्क हो गया और किसी और से फिर आपको दोबारा इश्क हो गया और आपने इसको छोड़ दिया। तो उसमें एक केस था, मुझे याद है कि एक लेडी, शी वॉज इन लव विद समबडी बट शी वॉज ऑलरेडी मैरिड विद 2 किड्स, और उन्होंने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर अपने पति का मर्डर कर दिया, देन शी गॉट अरेस्टेड। हाँ, क्राइम पेट्रोल में सारे केस रियल ही होते हैं, कोई भी अनरियल केस नहीं होता है। कोई भी केस क्राइम पेट्रोल में ऐसा नहीं है जो जिसकी स्टोरी में जो क्राइम ना हुआ हो। और फिर वो भी शी ऑल्सो गॉट कॉट, क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थे नहीं, और नॉट दैट कि प्रोफेशनल क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता, हम तो हमेशा कहते हैं क्राइम नेवर पेज। एंड देन हर बॉयफ्रेंड, जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो उसने भी सुसाइड कमिट कर लिया। तो मैसेज हमारा सिर्फ यही था कि भाई देखो, यू आर इन लव विद समबडी बट यू आर ऑलरेडी मैरिड टू समबडी। आप इसका सोल्यूशन क्या है, आप बता देते घर पे कि भाई मेरा ऐसा है, क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान, आप पति आपका आपसे नाराज़ होता, गुस्सा होता, आपको कहता मुझे तलाक दे दो, ये कर दो, लेकिन आप भी जिंदा होते। हाँ, आप भी जिंदा होते, आपका बॉयफ्रेंड भी जिंदा होता, और अगर आप इतना प्यार करते तो शायद आप नई ज़िंदगी शुरू कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, आप जेल में हैं, आपके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कमिट कर लिया, आपका हस्बैंड मर चुका है, आपके बच्चे हैं जिनको आपके इन लॉज पाल रहे हैं, वो भी बूढ़े हैं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया ना। तो कोशिश ये रहती है कि सोल्यूशन ऐसे बताए जाएं कि भाई ये हमारी ज़िंदगी है, आप तकलीफ़ें हम सबकी, बेसिक अगर मैं नटशेल में बताऊं तो उसका मकसद ये था, हमारी बातचीत का मकसद ये रहता था, जो मेरा भी एज एन एंकर एक इंटेंट रहता था, कि देखो भाई ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, परेशानियां सबकी ज़िंदगी में होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की प्रॉब्लम पैसा हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम प्यार हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, लेकिन उसका इलाज क्राइम नहीं है। बस आप उसका इलाज कहीं भी ढूंढ लीजिए। या फिर ये एक मैसेज देना कि हमारे अंदर इमोशंस कॉमन है हर इंसान में, गुस्सा आना, किसी से जलन फील करना, किसी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाना, लालच होना किसी चीज़ का, ये इमोशंस नॉर्मल इमोशंस हैं। अगर मुझे जेलसी है किसी से तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपनी जेलसी के लिए मैं उसका नुकसान नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, यू कैन एंड अप, अगर कोई मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और मुझे उससे जलन है, तो मैं उस जलन को अपने एफर्ट्स में दिखाऊं, अपने हार्डवर्क में दिखाऊं कि यार मैं भी उतना सक्सेसफुल हो जाऊं, लेकिन उसकी ज़िंदगी को ख़राब करके मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। मतलब एंड ये था कि क्राइम इज़ नॉट योर सोल्यूशन। आप किसी को ज़िंदगी से एलिमिनेट करके आप अपना रास्ता नहीं बना सकते हैं। ये एक बेसिक मकसद रहता था उस शो का। तो आपका जैसे अभी ये एक्टिंग करियर है, बट उसके अलावा ऐसा कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप मास्टर हो? नहीं, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है। क्रिमिनल लॉज में ऐसा नहीं कुछ नहीं, भी मैं नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मास्टर, मैं सिर्फ एक्टिंग में भी ये नहीं कहूँगा कि मैं मास्टर हूँ, बट हाँ एक्टिंग इज़ माई पैशन। मुझे ऐसा लगता है
मैंने बहुत सोचते, जैसे हर आदमी का शौक होना एक अलग बात होती है, आपको जैसे मुझे तबला बजाना अच्छा लगता है और मैं थोड़ा बहुत ओके बजा भी लेता हूँ, अरे कभी वाह कभी प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, या मैं कहूँ पैशन है, प्रोफेशन तो वो बाद में बना, कि मुझे उससे अच्छा कुछ काम नहीं लगता। अगर मैं शूटिंग पे जाता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं कोई एक ओके रोल प्ले करता हूँ और मुझे वहाँ शूट करके आ जाता हूँ घर पे और मुझे लगता है यार आज बहुत अच्छे सीन्स शूट हुए यार, मज़ा आया करने, दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी थिंग आई फील। वेरी गुड। सो आपने एक मूवी की थी गंगा जल, तो जी, आप उसमें एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस था? ये वो एक फेज़ था जब मैंने काफ़ी सारी फ़िल्में उस दौर में की थी और गंगा जल की थी, फिर बोनी कपूर साहब की एक फ़िल्म थी, प्रोड्यूस की थी जिसमें करीना और फ़रदीन थे, खुशी। फिर ओके विक्रम भट्ट की एक फ़िल्म थी फुटपाथ, जिसमें इमरान हाशमी और बिपाशा बासु, आफ़ताब शिवदसानी ये लोग थे। तो मेरा वो फ़ेज़ था जब मैंने कुछ 10-12 फ़िल्में कुछ 4-5 सालों में की थी वो। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अचानक मैं सोच रहा था कि यार एक होता है ना, एक एक्टर की एक ग्रीड होती है, ग्रीड इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, कि यार और मैं बेटर रोल करना चाहता हूँ और बेटर, तो वो हो नहीं रहा था कि यार ये रोल हाँ कर लिया, ये तो कर लिया, अब और थोड़ा बेटर रोल मिलना चाहिए ये। तो उसी दौरान मेरी लाइफ में ये बालिका वधू नाम का एक शो आ गया, यस जो मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, लेकिन फिर मेरे बहुत सारे दोस्त उसमें काम कर रहे थे, जो प्रोड्यूसर्स थे उनको भी मैं जानता था, उन्होंने कहा यार अच्छा शो है, नया चैनल लॉन्च हो रहा है, कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं थोड़ा फिल्मों पे फोकस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ओके वो भी कर लेना यार, अभी तो फ्री हो, ये कर लो। अब मुझे क्या पता था कि वो इतना वन बड़ा ऑफ हिट द हो टॉप जाएगा। शोज तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा एक पीरियड था 10 साल का, जो बहुत अच्छा, जिसने मुझे बहुत नाम इज्जत दी, वो 10 सालों में, और ये साइमल्टेनियसली हुआ है। उन्हीं 10 सालों में मैंने बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल साथ साथ शूट किया है। वाओ या दैट्स रियली गुड। तो बस वो एक पीरियड था। अब मैं ज़रा ज़्यादा फोकस मेरा एक्टिंग करियर पे है, कि मैं एक्टिंग असाइनमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दूँ, उस पर फोकस करूँ। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने अभी शूट ख़त्म कर लिया है, उसका अभी ख़त्म हुआ 3 दिन इज इट अ पहले ही। मूवी? नो, दोनों वेब सीरीज़ हैं अभी। वाओ और मूवी जो है वो एक इंडी फिल्म, अगर आपने सुना हो, इंडी फिल्म कहते हैं जो इंडिपेंडेंट सिनेमा जिसको कहते हैं, ओके जिसमें प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं होता है, प्रोड्यूसर अपनी जेब से थोड़ा पैसा डालता है, थोड़ा वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अच्छा आप पैसे मत लो, जब मैं फिल्म बेचूंगा तब आप पैसे ले लेना। जी ऐसी मैंने 2-3 फिल्में की हुई हैं, इंडी फिल्म्स, लेकिन उनमें काम करने का मज़ा अलग आता मजा है आता क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी वो। तो ऐसी 2-3 फिल्में हैं और 2 मेरी वेब सीरीज़ हैं जो अभी बिल्कुल शूट ख़त्म हुआ है, अब उसका पोस्ट प्रोडक्शन चलेगा। तो आई एम होपिंग कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में या मिड में वो दोनों रिलीज़ हो जाएंगे। वाओ सो उनका जॉनर क्या है? कॉमेडी, क्राइम? एक है फैमिली ड्रामा, बहुत ओके ही इमोशनल, हाईली इमोशनल, जो मुझे लगता है कि वेब वेब में काफ़ी कम बनता है वो जॉनर, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत हाईली इमोशनल स्क्रिप्ट थी। और दूसरा जो है वो स्पाई जॉनर है। स्पाई का है। ओके दिस हाँ, इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी डूइंग दिस स्पाई थ्रिलर और समथिंग? हाँ, मतलब उस तरीके से देखा जाए तो मैं उसके अंदर वैसा वाला रोल नहीं कर रहा हूँ जिसमें मैं बहुत एक्शन कर रहा हूँ। फॉर मी ओके अगेन इट्स अ वेरी इमोशनल रोल, बट द होल बैकड्रॉप ऑफ द सीरीज इज अ स्पाई एस्पिनॉज, और वो पोस्ट मिड 70s में, थोड़ा पीरियड में सेट है, ओके 70s के का ड्रामा है वो पूरा तो का पूरा। ऐसा जो आपने ये फर्स्ट टाइम ऐसे रोल है, कुछ ऐसा चैलेंजिंग लगा या बहुत नहीं, ऐसा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था, मेरा लुक इंटरेस्टिंग? बहुत अलग था उसके अंदर। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे आएगी जल्द, तो लोगों को वेरी देखने को नाइस मिलेगी। जी। एनी फेवरेट डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विद? नहीं, एक तो हो ही नहीं सकता, बहुत सारे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जिनके ओके साथ एनी आप टू? काम। अगर मुझे सिर्फ 2 ही चूज़ करने हैं तो एक तो डेफिनेटली इम्तियाज़ अली, जो मुझे लगता है, और दूसरे होंगे शुजीत सरकार। ओके दोनों का ही काम मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा और बहुत डायरेक्टर्स हैं, लेकिन आपने चॉइस सिर्फ 2 की दी है तो मैं इन 2 के नाम ले रहा हूँ। लेकिन जैसे शुजीत सरकार की पीकू मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। विक्की डोनर, ही इज़ वेरी रॉ नहीं, एक्चुअली हाँ, ह्यूमन इमोशन मुझे ना यस एज एन एक्टर भी, मुझे जो ड्रामा होता है ना, जिसको हम ड्रामा जॉनर कहते हैं, जिसके जी अंदर रिलेशनशिप, इमोशंस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे रोल करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जी तो मुझे लगता है ये दोनों डायरेक्टर्स ऐसा काम करते हैं, इम्तियाज़ अली भी तमाशा या रॉक स्टार, इट्स अबाउट ऑल ह्यूमन इमोशंस दे फोकस ऑन। तो मुझे एज एन एक्टर वो बहुत अट्रैक्ट करता है। सो आपने भी सीरियल और मूवीज वेब सीरीज किया है, तो इन तीनों में आपको कुछ ऐसा डिफरेंस लगा एक्टिंग में, लाइक कुछ एक्साइटिंग, लाइक रियली डिफरेंट? इन तीनों में कुछ ऐसा डिफरेंट लगा आपको? जब एक एक्टर एक्टिंग करता है तो उसकी जो एक्टिंग में जो ऑनेस्टी होती है
वो तो कॉमन होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार ये तो मैं टीवी सीरियल में एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं ये फिल्म में कर रहा हूँ या वेब सीरीज़ में कर रहा हूँ। फ़र्क होता है टेक्निकलिटीज़ का। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टेलीविज़न जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है ना? उसमें ये नहीं होता कि वेब सीरीज़ में 9 एपिसोड में कहानी कही जाती है, फ़िल्म में वही कहानी 2.5 घंटे में कही जाती है। तो आपको अपने किरदार का बिगिनिंग, मिडल, एंड सब पता है आपको आर्क। टीवी शो में आपको नहीं पता होता। टीवी शो का शूट करने का पैटर्न अलग है। आप मास्टर शूट करते हैं, मास्टर शूट करने के बाद आप क्लोजअप्स कट करते हैं। जैसे अभी यहाँ 3 कैमरास लगे हुए हैं, एक मास्टर है और एक क्लोजअप है, वो एक बार में हो गया। लेकिन जब हम टेलीविज़न शूट करते हैं तो चूंकि वो उसका फॉर्मेट वैसा है और उसमें आपकी एक्टिंग का फोकस ज़्यादा होता है सीन टू सीन पे, क्योंकि आपको नहीं पता 1 महीने बाद हो सकता है आपका किरदार जो है बहुत अच्छा इंसान है, 1 महीने बाद वो बुरा इंसान बन जाए। क्योंकि वो ट्रैक चेंज कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो लॉन्ग सीरीज वाला प्रोसेस है। वेब सीरीज में चाहे 9 एपिसोड में कहानी हो, लेकिन आपको पता होता है कि आपके किरदार में क्या फ़र्क है, और शूटिंग का एक टेक्निकल डिफरेंस होता है बस। बाकी मुझे नहीं लगता कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमको तो एज एन एक्टर कहीं हम ये नहीं डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। आपको अपने रोल को उतनी ही सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करना है, इररिस्पेक्टिव कि आप टेलीविज़न के लिए कर रहे हैं या आप फिल्म के लिए कर रहे हैं। ओके। आपको कभी एक स्क्रिप्ट मिला हो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करते हो? व्हाट इज़ योर एक्टिंग प्रोसेस? सी वैसे तो चूंकि मैं एक इंस्टीट्यूट से आता हूँ तो एक ट्रेंड एक्टर हूँ, लेकिन मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो ट्रेनिंग है वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार ट्रेनिंग ले ली तो अब हो गई ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग लाइव, यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑल्सो। आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो तो चलता रहता है हमेशा, वो ऑन गोइंग है। आप हर फिल्म में जब कुछ काम करते हैं कुछ सीखते हैं, आप हर प्रोजेक्ट में कुछ अलग एक्टर्स के साथ काम करते हैं, आप उन एक्टर्स से भी कुछ सीखते हैं। लेकिन मेरा बेसिक प्रोसेस ये होता है कि जब मुझे कोई रोल बताया जाता है और मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, मेरा फर्स्ट फोकस होता है कि जितना ज़्यादा स्क्रिप्ट को पढ़ सकूँ मैं पढूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो राइटर है, जो डायरेक्टर है, उसने मुझसे ज़्यादा वक्त उस स्क्रिप्ट के साथ बिताया है। एग्जैक्टली। मैं तो अब आया हूँ स्क्रिप्ट में, लेकिन वो राइटर पिछले 1 साल से वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, वो डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, उनके अपने 50 डिस्कशंस होंगे, उन्होंने अपने सीन्स लिखे, डायलॉग्स लिखे, तो थॉट प्रोसेस होगा हर एक के पीछे। रादर देन कि पहले मैं अपना एंगल घुसाऊँ उसमें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पहले उस स्क्रिप्ट को जितना अच्छे से हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार पढ़ूंगा उतना ज़्यादा मैं उससे मुझे गेन, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो स्क्रिप्ट ही आपको बहुत कुछ बता देती है कि आपको इस रोल में क्या करना है। फिर आपके डायरेक्टर के साथ आपका डिस्कशन होता है, आपका डायरेक्टर आपको बताता है कि वो इस किरदार को कैसे देख रहा है, कि इस कहानी में ये किरदार क्या कर रहा है और वो उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहता है वो। फिर उसके बाद आपके एडिशंस होते हैं। तो मेरा पहला फोकस ये होता है यार स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ो बिफोर हैंड। और कई बार एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के आपको कई चीज़ें एक बार में समझ में आती हैं, फिर दूसरी बार में आपको पता है अरे इसमें तो ये भी है, अच्छा हाँ ये वो कहते हैं ना कि व्हेन यू स्पीक योर लाइंस, सिर्फ डायलॉग नहीं होता, देर आर अनसेड थिंग्स इन बिटवीन द लाइंस ऑल्सो, और वो आपको स्क्रिप्ट बार बार पढ़ने पर ही पता चलेगा। सो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि हम स्क्रिप्ट को जितना वक्त दे सकते हैं उतना दें। उसके बाद तो फिर आप जब शूट करने जाते हैं, शूट पे आपका डायरेक्टर आपको सीन बताता है, फिर सीन का एक सेटअप होता है, सीन का एक मूड होता है, आप उस जगह पे होते हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। फिर आप वो किरदार के कपड़े पहने हुए होते हैं, तो एक आपके साथ को एक्टर्स होते हैं, आप एक रिहर्सल्स करते हैं, तो एक एनर्जी अलग होती है। तो फिर आपकी स्क्रिप्ट, आपका अपना उसके अंदर सोच क्या है कि मैं इस किरदार को कैसे कर रहा हूँ, आपका डायरेक्टर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उस सब का एक अमेलगमेशन होके आप सीन परफॉर्म करते हैं। ओके। सो इसमें कैसा होता है कभी कभी कि कोई एक्टर अगर नेगेटिव रोल करता है, तो जब वो पॉजिटिव रोल करने जाता है तो एक कभी कभी हो जाता है ना कि ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है कि नहीं ये ही विलन है, इस पे ये सब सूट नहीं करेगा। तो एक एक्टर को ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग उनको दोनों कैरेक्टर्स में एक्सेप्ट करें? सी ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टर्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि यार मुझे टाइप कास्ट कर दिया जाता है, मुझे अब ऐसे ही रोल में कास्ट करते हैं, मैं Yeah. कॉमेडी करता हूँ तो मुझे कॉमेडी करवाते हैं। सी वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कब मैं उसके लिए, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों को ना बोलना पड़े, हो सकता है आपको
घर पे बैठना पड़े बिना काम के। क्योंकि अगर आप ना बोलेंगे कि नहीं यार मैं ये नहीं करना चाहता हूँ अभी, लेकिन पीपल आर नॉट प्रिपेयर टू टेक यू। जैसे कि मैं जब क्राइम पेट्रोल कर रहा था तो क्राइम पेट्रोल इतना पॉपुलर था कि लोग लोग ये भूल ही गए थे कि मैं एक्टर भी हूँ। उनको लगता था हाँ ये तो एंकर है, ये तो एंकर करता है। लोग ये भूल गए क्योंकि एक जनरेशन चेंज हो चुकी है फिल्म मेकर्स की। तो ओके। मुझे मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं यार अभी मैं एक्टिंग पे फोकस करना चाहता हूँ। मैंने अपने मन पसंदीदा डायरेक्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया। तो वक्त लगता है उसके लिए, वो वक्त का रिस्क जो है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर आप वो चेंज ओवर चाहते हैं, वो डिसीजन आपका होगा और उसके लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास 6 महीने कोई काम ना हो, आपको घर पे बैठना पड़े खाली, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि नहीं यार मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नए रोल चाहिए। देन देर आर सम डायरेक्टर्स हु ट्रस्ट यू, जिनको पता है कि नहीं यार ये सिर्फ क्राइम पेट्रोल का एंकर नहीं है भाई, ये एक्टर भी है, अच्छा एक्टर है, काम करता है, इसने बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हैं पहले। यू हैव टू वेट फॉर दैट। अब वो किस्मत की बात है कि वो इंतज़ार कितना लंबा होगा। हो सकता है ज़्यादा लंबा ना हो सकता है बहुत लंबा हो जाए। तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है अगर आप वो स्विच चाहते हैं तो। ओके, सो एक अच्छे एक्टर में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? पैशन। आप कोई भी काम ज़िंदगी में करें, चाहे एक्टर बने या कुछ भी करें या कोई भी काम करें, जब तक आपको उस काम से प्यार नहीं है, आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव बेस्ट रिजल्ट्स। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक रोल को हाँ बोल देते हैं, मन नहीं है करने का, मजबूरी वो में कर दिल से लिया, नहीं होता है फिर। हाँ ठीक है कर लेता हूँ, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं वो स्क्रीन पे दिखता है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब जब जिस रोल को हाँ बोलें तो फिर पूरा 100% दें। दैट्स रियली नाइस। एक्चुअली ऐसे कोई कोई एक्टर्स हैं जो लाइक ऑडिशंस देते हैं, न्यू कमर्स आई कैन से, सो दे गिव ऑडिशंस, बट कभी कभी क्या रिजेक्शन की वजह से वो लोग बहुत डीमोटिवेट होते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यार ये प्रोसेस है, ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता, वो हमारे साथ भी होता है। हम भी 50 जगह रिजेक्ट होते हैं। आप 20-25 साल से काम कर रहे हो, लेकिन आपको भी कई जगह रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिजेक्शन आपका नहीं है, ये आप अच्छे एक्टर नहीं इसलिए नहीं है। आपको इतनी तो समझ होती है ना कि यार मैं किस टाइप का एक्टर हूँ। एग्जैक्टली। और मैं सबसे ये कहता हूँ यंग एक्टर से कि देखो कभी भी इस प्रोफेशन में अगर आप एक्टर बनने आना चाहते हो ना, तो इसलिए मत आओ कि ओह ये तो बड़ा ग्लैमरस फील्ड है, या यहाँ पे Yes. बहुत पैसा है, यहाँ पे बहुत नाम है, क्योंकि वो सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसको फोकस करके आओगे ना, तो जब क्योंकि वो जो फेम है, जो ग्लैमर है, वो हमेशा नहीं रहेगा। वी हैव सीन विद एवरीवन, ये एक रियलिटी है कि अगर आप टॉप पे जाएंगे तो उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे ही आएंगे ना। तो अगर आप पैशनेट है ना अपने काम को लेकर, तो जब आप अपने फेम और ग्लैमर जो है वो उसका एक सब पार्ट है। आपका पैशन क्या है? आपका पैशन एक्टर है, तो मैं Yes. कहता हूँ अगर एक्टर बनना चाहते हो, 10 बार शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछो क्या यही काम है तो जो तुम जिंदगी भर करना चाहते हो? अगर तुम्हें ये काम नहीं मिला तो तुम कुछ और नहीं कर पाओगे, तब पूरी शिद्दत के साथ आओ। उसमें क्या होता है कि आप अपनी क्राफ्ट के ऊपर आपका कमांड होता है। आपको मुझे पता है काम है, ठीक है आज मेरे पास काम नहीं है या कल काम नहीं होगा, लेकिन जब मिलेगा तो मैं पूरा 100% दूंगा और मुझे मालूम है पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड। देखते ही देखे बोलेंगे अरे यार अच्छा एक्टर है। तो ये सारी चीज़ें, फेम, ग्लैमर, ये तो साथ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको फोकस करोगे तो फिर जब वो ये नहीं रहेगा ना, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे हैंडल करना है अपने आप को। तो वो बहुत ज़रूरी है कि पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है अपने काम को लेकर। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज आपने इतना कुछ अभी इन्फॉर्मेशन दिया है तो काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ें हेल्प करेगी और मोटिवेट भी करेगी। नहीं नहीं, और दूसरी चीज़ एक और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बड़ा, दिस इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन। आप कल को डॉक्टर बनते हैं, 20,000 डॉक्टर्स हैं ना इंडिया में, एग्जैक्टली। लेकिन आप किन के साथ compete कर रहे हो? सिर्फ उन्हीं के साथ जिन्होंने MBBS किया, बेसिक, एग्जैक्टली। है ना। मतलब अगर आपका कंपटीशन एक दूसरे डॉक्टर के साथ है तो उसका डॉक्टर होना ज़रूरी है कि नहीं है? यस। वो उसको MBBS करना पड़ेगा, और अगर वो कुछ स्पेशलाइजेशन करना जब करता है तो उसको MD करना। अगर आप लॉयर हैं तो आपका कंपटीशन उसी के साथ है जिसने लॉ की हुई है। लेकिन जब आप एक्टर बनने आते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ स्पेशलाइज्ड जॉब, यहाँ पे कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपकी डिग्री क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट दिखाइए, आप ऑडिशन देते हो। एग्जैक्टली या। मेरे पास 4 सर्टिफिकेट हैं, आपके पास 0 सर्टिफिकेट है, लेकिन आपने मुझसे अच्छा ऑडिशन दिया तो आपको काम मिल गया।
या आपका काम उनको ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा नहीं अच्छा लगा, चाहे मैं भी अच्छा था, लेकिन उस मोमेंट पे लगा कि नहीं यार ये ज़्यादा बेटर है, या ये हमारे रोल को ज़्यादा सूट करता है। तो जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब रिजेक्शन होता है तो आप रिजेक्शन को ना इस बात का लें कि यार मैं गंदा एक्टर हूँ क्या। नहीं, 50 कारण हो सकते हैं। डायरेक्टर को लगेगा यार उसने 10 लोगों का ऑडिशन लिया, उसमें से उसको लगा कि यार ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, लेकिन यार ये जो है ना, इसकी हाइट, इसका लुक जो है ना, वो ज़्यादा क्लोज है, तो उसको ले लिया। बाकी 9 को इसलिए रिजेक्ट नहीं किया, वो बहुत ही घटिया थे यार वो। हाँ, तो इसलिए कि हाँ एग्जैक्टली। यार ये थोड़ा ज़्यादा क्लोज है। अब ये एक ह्यूमन डिसीजन है। आप मार्केट में 4 शर्ट खरीदने जाते हैं या शर्ट की शॉपिंग, तो 50 शर्ट शोरूम में एग्जैक्टली, लटकी हैं, हाँ। लेकिन आप ये मेरी चॉइस की है यार। एग्जैक्टली। तो एक वो बोलेंगे यार ये तो ना ब्लू शर्ट ज़्यादा बिकती है, अब ब्लू लोगों का ज़्यादा फेवरेट कलर है, तो वो ब्लू बिक गई, लेकिन खरीदने वाले पिंक भी खरीदते हैं, ग्रीन भी खरीदते हैं, वाइट भी खरीदते हैं। तो जब ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको वाइट पसंद आएगी, तो आप उस रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली ना लें। एग्जैक्टली। पर्सनली अगर आप लेंगे तो फिर आप डीमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि यार, आपको सेल्फ डाउट में चले जाएंगे आप, एग्जैक्टली। अननेसेसरी आप अपने आप को ये कहेंगे कि यार मुझे शायद काम नहीं आता, या इसलिए मैं कहता हूँ कि बस वो पैशन रहे और अपनी क्राफ्ट पे काम करते रहो, हमेशा काम। अपने रियाज का तरीका ढूंढो, कैसे कर सकते हो। एक्टर्स को भी रियाज की ज़रूरत है ना, प्रैक्टिस की। यस, यस। अभी एक आदमी गिटार बजाता है या बांसुरी बजाता है या तबला बजाता है या हारमोनियम या सितार बजाता है, वो ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन उसका कॉन्सर्ट होगा वो उसी दिन जाके सितार बजाएगा और बाकी टाइम घर पे नहीं। एग्जैक्टली, वही। वो घर पे उसका रियाज करता रहता है, क्योंकि जब कॉन्सर्ट आएगा तो फिर वो बढ़िया परफॉर्म करेगा। अब आप ये सोचेंगे यार मैं तो बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मुझे आती है एक्टिंग, जिस दिन मुझे शूटिंग का काम मिलेगा ना, किसी फिल्म में रोल मिलेगा, तब मैं दिखाऊंगा। अरे लेकिन अगर आप उसका रियाज नहीं कर रहे हो, चाहे वो कैसे करोगे आप उसका रियाज, आप उसका रियाज दूसरी फिल्में देख के करोगे, आप उसका रियाज किताबें पढ़ के करोगे, आप उसका रियाज हो सकता है थिएटर करके करोगे, कुछ भी करते रहोगे, यू नो। आजकल तो इतने टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, आपके हाथ में कैमरा है, आप एग्जैक्टली। मोबाइल पे अपने मोनोलॉग शूट करोगे, या। एक स्पीचेस तैयार करके उस पर काम करोगे, क्या यार उसको शूट करके खुद देख सकते हो आप, फिर आप देख सकते हो कि नहीं यार मैं थोड़ा सा और इसको बेटर कर सकता हूँ, तो ये आपका रियाज है। और फिर जब आप शूटिंग करने जाओगे, जब आप एक रोल परफॉर्म करोगे, तब आपकी ये जो पूरी प्रैक्टिस है वो जी। काम आएगी। तो आप अपनी क्राफ्ट पे काम करते रहिए, खाली मत बैठिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आप बैठे हुए हैं, जिस दिन रोल आएगा, मैं उस दिन रोल आएगा तब आप तैयार ही नहीं है, एग्जैक्टली। तब आपको लगेगा अरे यार ये मैं कैसे करूं। तो वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, उतना इन्वॉल्व होना और अपने काम के से प्यार करना। एग्जैक्टली, बिकॉज कभी कभी ना ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज क्या होता है कि जब कोई रिजेक्शन फेस करता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, शायद मैं डैशिंग नहीं हूँ, या मेरी हाइट लंबी नहीं है, या मेरे कलर की वजह से हुआ है। आपने जो बोला वो काफ़ी डाउट्स क्लियर किया नहीं, हर वो भी हो एक्टर के सकता लिए। है, ये वही विजुअल वही। मीडियम है। ओके। अभी अगर एक बट एक बोल कैरेक्टर के हिसाब से जो अगर मैच एक करे। ऐसा किरदार है जो हाइट में 6 फीट का चाहिए, तो 5 फीट वाला आदमी उस पर ऑडिशन देके अपने आप को क्यों रिजेक्शन मिलेगा, लेने वाला एग्जैक्टली, भी। हाँ। तो वो रिक्वायरमेंट है उस रोल की। वही। लेकिन हो सकता है दे विल बी अ रोल विच इज सूटेड टू योर पर्सनैलिटी। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज होती है ना। यस। अब उनको इस तरह का आदमी चाहिए, तो वो इस तरह का आदमी सेलेक्ट हो गया, उसमें वही। आप क्यों अपने आप को डिजेक्टेड फील करोगे। नहीं यार ठीक है यार, उनको थोड़ा सा ऐसा वाला आदमी चाहिए था जिसका फेस थोड़ा शार्प हो, हाँ उसका फेस ज़्यादा शार्प था, उसको ले लिया उन्होंने। तो वो दैट इज़ पार्ट एंड। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्पेशलाइज जॉब नहीं है। जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं ना, आपको अपना दिमाग और दिल जो है ना, वो लोहे का बना के रखना पड़ता है। इतना ट्रू। स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी इट्स विल, ट्रू। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि लॉयर, डॉक्टर, ये लोग सिर्फ अपने प्रोफेशनल लोगों से compete करते हैं। लेकिन जब आप एक्टर बनने आते हैं ना, तो डॉक्टर भी एक्टर बनने के लिए ट्राई कर सकता है, लॉयर भी एक्टर बनने के लिए ट्राई कर सकता है, वो भी आपका कॉम्पिटिटर यस। है ना। डॉक्टर ये डिसाइड कर सकता है यार मैंने 20 साल बहुत प्रैक्टिस की और मैंने बहुत पैसा कमा लिया यार, लेकिन ना मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक था यार, मैं कॉलेज में बहुत थिएटर करता था, मुझे कॉलेज में सब मेरे क्लास के लड़के लड़कियां मुझे बहुत पसंद करते थे, अब मैंने यार पैसा कमा लिया, मैं थोड़ा एक्टिंग में ट्राई मारना चाहता हूँ। यस। वो आ सकता है। लेकिन एक एक्टर ये सोच सकता है यार मैंने ठीक ठाक पैसा कमा लिया है, 10-15 साल काम कर लिया है, अब मैं ना, मेरे को डॉक्टर बनने का शौक था यार, मैं थोड़े दिन एक क्लिनिक खोलता हूँ। नहीं कर सकते नेवर ना। नेवर। लेकिन वो ये कर सकते हैं दूसरे प्रोफेशन के लोग, एग्जैक्टली। क्योंकि ये स्पेशलाइज प्रोफेशन नहीं है। अब ये हमारे सामने जो लोग कैमरा से हमें शूट कर रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं आता ये काम, या एडिटिंग मुझे नहीं आती है, मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। एक एक्टर को भी एक्टिंग सीखनी पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेनिंग जो है वो आपको है, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट मत रहिए कि एक्टिंग इनहेरेंट है।
एग्जैक्टली। कि भाई ये तो दिल से होती है, दिल से होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन practice. ये टेक्निक भी तो है ना, ये क्राफ्ट भी तो है ना, तो उस क्राफ्ट को सीखने में क्या हर्ज है? दिस वाज सो गुड, बहुत काफी इंफॉर्मेशन मिला आपसे, थैंक यू सो मच। सो हम लोग रैपिड फायर से स्टार्ट करते हैं। चलिए। डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड। यार मुझे ना एक वर्ड में आंसर देने आते ही नहीं है, लेकिन क्या कहूँ, आई एम अ ट्रांसपेरेंट मैन, आई एम एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। ओके। फेवरेट राजस्थानी फूड? गट्टे की सब्जी। सेम। फेवरेट डेस्टिनेशन? पहाड़, कहीं भी पहाड़ों के लिए चलो। ओके। फोन और रियल टॉक, लाइक ऑन द कॉल और मे बी ऑन द रियल टॉक? प्रेफरेबली रियल टॉक। Real talk. हाँ। Okay. So here's the end and thank you so much for being here, sir. थैंक यू। कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में, अल्फा टॉक्स के बारे में? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग रही और उम्मीद है कि जो हमारी बातचीत हुई वो सुनने वालों को, देखने वालों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ ज्ञान दे के जाएगी, बट हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ एक नई विजन दे दे, नया एंगल दे दे सोचने का। बिकॉज जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ, जी। तो किसी की कोई बात अच्छी लग जाती है तो आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर में ले आते हैं उसको। Yes. तो इसलिए मुझे लगता है कि देखना, सुनना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ही करती हैं आपको कुछ। Exactly. तो आई होप कि हमारी कॉन्वर्जेशन भी लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया ऐड कर दे, I really hope so. स्पेशली एक्टर्स की। Yes, yes. सर जाने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा हैम्पर है अल्फा टॉक की तरफ से। अरे वाह, नेकी और पूछ जल्दी लाओ। Please get the hamper. Just a small gesture from us. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you. It's very pretty. Thank you, Team Alpha. Thank you so much.